हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल नॉलेज टाइम मनीष राज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जाना था और उन कारणों को जाना था जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ था। और इस वीडियो में हम इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे और साथ में उन कारणों को भी जानेंगे जिसके कारण जर्मनी ये युद्ध में बहुत आगे होकर भी हार गया था। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉपी निकाल लिया है और ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इस युद्ध में दो गुट थे, एक ट्रिपल अलायंस जिसे जाना गया सेंट्रल पावर के नाम से, और एक ट्रिपल ऑन्टेंट जिसे जाना गया अलाइड पावर के नाम से, जहाँ पर उन सब देशों के नाम लिखे हुए हैं। और हालांकि जो इटली था वो बाद में इनके साथ आके लड़ा। और फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कारण दिए हैं जिनके कारण ये युद्ध शुरू हुआ, जैसे कि राष्ट्रवाद, हद से ज़्यादा राष्ट्रवाद, फिर हथियारों की जो रेस थी, फिर इम्पीरियलिज्म, फिर सार्जिबो क्राइसिस। ये था इमीडिएट कॉज, जिसमें आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के उत्तराधिकारी थे, युवराज थे, उनका हत्या इस तारीख को कर दिया गया था। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि वो व्यक्ति कौन था जिसने ये हत्या किया था और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से था। आप जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा हो वो वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो आज हम करने वाले हैं, वो है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो अब महत्वपूर्ण घटनाएं। तो पहला था कि 3 अगस्त 1914 को ये युद्ध शुरू हुआ था, और तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों जर्मनी और फ्रांस के बीच बहुत गहरी दुश्मनी थी, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना था वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने में, इन दोनों के बीच की दुश्मनी। ये युद्ध हर तरफ लड़ा गया था, ज़मीन पे भी लड़ा गया था, समुद्र में भी लड़ा गया था, और आसमान और हवा में भी लड़ा गया था। तो ये ज़मीन पर ये युद्ध 3 तरीकों से लड़ा गया था। एक वेस्टर्न फ्रंट जो फ्रांस की तरफ था, एक ईस्टर्न फ्रंट जो रशिया की तरफ लड़ा गया, और एक साउथ ईस्ट यूरोप में जो था तुर्की के तरफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स में आ जाते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण युद्ध था मारने का युद्ध। ये साल 1914 में जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुआ, जर्मनी ने तुरंत तेजी से पेरिस की ओर चढ़ाई शुरू कर दिया, और 1914 में एंग्लो फ्रेंच आर्मी ने मिलकर मारने में युद्ध लड़ा और जर्मनी को कुछ हद तक रोका। हालांकि फ्रांस में कुछ हद तक घुस भी गए थे इलाकों में, तो आगे पेरिस को बचाया यहाँ पर उन्होंने। और फ्रेंच वारफेयर मैं आपको समझाऊंगा आगे इस वीडियो में, उसके मदद से ये युद्ध को लंबा कर दिया। इसके बाद साल फिर कुछ छोटे मोटे युद्ध होते रहे, लेकिन चलते रहे, पर युद्ध स्लो हो गया था, युद्ध की गति धीमी हो गई। उसके बाद एक बहुत बहुत बड़ा युद्ध हुआ, वर्डुन का युद्ध, जुलाई 1916 में। ये किला था, वर्डुन नाम की जगह है फ्रांस में। तो उस किला में युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस को ये बचाना था, और मार्शल पीटेन जो थे फ्रांस के, उन्होंने इस किले को बचाया था। मैं आपको इस बार इनका एक तस्वीर दिखाता हूँ, इनके किले का जो युद्ध हुआ था। तो ये देखिए एक तस्वीर है जो वर्डुन के युद्ध में फ्रांस ने अपना उस किले को बचाया था गिरने से जर्मनी के सामने। तो इन सैनिकों ने मिलकर लड़ा था, और सेना नायक थे मार्शल पिटेन फ्रांस के, जिन्होंने एक काम किया था। उसके बाद और भी कई युद्ध हुए। मारने का युद्ध 1918 में, ये बहुत जरूरी युद्ध था। क्या था कि तब तक जो था जर्मनी के पास 2 चारे बचे थे, या तो कब्जा कर ले तुरंत हराए या हार जाए। तो जर्मनी ने पूरी ताकत लगाकर पेरिस पे हमला किया था, पर मारने में फ्रांस ने उसे रोक लिया था। बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, बहुत लोगों की जान गई थी, तो अंत में फ्रांस ने पेरिस को बचा लिया था। ये हो गया वेस्टर्न फ्रंट पे जो युद्ध हुआ था, जो पश्चिमी मोर्चे पे हुआ था, पश्चिमी मोर्चे। अब पूर्वी मोर्चे पे आ जाए, तो पूर्वी मोर्चे पे रशिया ने युद्ध लड़ा था। तो रशिया को बैटल ऑफ टैनिनबर्ग साल 1914 से 1915 तक चला था, एक थोड़ा लंबा युद्ध था। इसमें रशिया और जर्मनी के बीच हुआ था, और जर्मनी ने रशिया को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। क्या था कि रशिया के जो सेना थे और उसके जो अफसर थे, सैनिक अफसर, उच्च अधिकारी, उन्होंने जर्मनी को कम आंक लिया था। उन्हें लगा था कि जर्मनी बहुत कमजोर सेना है उनके सामने और जल्दी हरा देंगे, इसलिए रशिया ने ज़्यादा तैयारी नहीं किया था। पर जर्मनी तैयारी करके गया था पूरा, और जब युद्ध हुआ तो उसने बुरी तरह से खदेड़ दिया रशिया को, और उनके कई इंपॉर्टेंट इलाकों में कब्जा किया। और फिर गैलीपोली में अटैक किया ब्रिटिश ने। क्या था कि तुर्की 1916 में युद्ध में कूद गया। अब गैलीपोली नाम का इंपॉर्टेंट जगह था, अगर कॉन्स्टेंटिनोपल जो उस वक्त की राजधानी थी उस पर कब्जा करना था, तो गैलीपोली आइलैंड पर हमला करना था। तो ब्रिटिश ने प्लान बनाया और हमला किया। हालांकि वो इस प्लान में सब कामयाब नहीं हुए,
फिर इसलिए और वो हार गए इस युद्ध में, गैलीपोली के युद्ध में। तो फिर उन्होंने सऊदी अरब के होते पे हमला किया। और फिर कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी थी, एक थी ब्रेस्ट लिटॉव्स्की की संधि। क्या हुआ कि मैंने रशिया के बारे में बताया कि रशिया युद्ध हार गया। तो अब रशिया जब युद्ध हारा तो उसके देश में सरकार जो थे, राजा थे जार निकोल्स द्वितीय, जार निकोल्स सेकंड। तो उनका बहुत आलोचनाएं हुई थी, पैलेसी बहुत अनपॉपुलर थे और गलत वक्त में उन्होंने युद्ध करने का फैसला लिया था। तब 1917 में एक क्रांति हो गई जिसपे उनकी सरकार गिर गई और वहाँ पर लोगों ने कम्युनिस्टों का शासन आ गया और यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का स्थापना हुआ। तो नई सरकार लेनिन के अंडर थी और उसने साल 1918 के मार्च महीने में एक संधि किया, ब्रेस्ट लिटॉव्स्की की संधि, जिससे रसिया युद्ध से निकल गया और जर्मनी को बहुत फायदा हुआ। $6 बिलियन का हर्जाना थोपा गया रसिया के ऊपर जर्मनी से और उसे कई इलाके प्राप्त हुए, यूक्रेन जैसे कई इलाके प्राप्त हुए रसिया से इसे, और इसके कारण उसे पश्चिमी मोर्चे पे बहुत फायदा हुआ लड़ने में। और फिर एक और इम्पोर्टेंट किस्सा जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट किस्सा था पूरे वर्ल्ड वार वन में, वो था लुसिटेनिया वाला हादसा। क्या हुआ था कि सबमरीन्स जो थी वो ताकत थी जर्मनी की, तो उसने बोला कि अगर इंग्लैंड को हराना है समुद्री युद्ध में तो उसका जितना भी सप्लाई उसे उसकी कॉलोनी से आ रहा है, उपनिवेश से आ रहा है, इंडिया से, अफ्रीका से, उसे को काट लेते हैं। यूरोप में फिर उसे मिल ही नहीं पाएगा कोई मदद। और यूएस जो था वो बिजनेस कर रहा था, हथियार सब बेचना है, वो आज भी वही करता है, पहले वही करता था। तो लुसिटेनिया नाम का एक जहाज़ था, ब्रिटेन से वो न्यूयॉर्क जा रहा था, उसमें 1000 से ज़्यादा अमेरिकी थे और वो उसमें कोई भी हथियार नहीं था, वो आम लोग जनता जा रही थी, उसमें सफ़र कर रही थी। तो उसे डुबा दिया गया, जर्मनी के यू बोट्स ने उसे डुबा दिया और ये खबर यूएसए में आग की तरह फैली। यूएसए के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इनका नाम मैं आगे भी लूँगा। तो वुड्रो विल्सन ने युद्ध की घोषणा कर दिया और ये बहुत घातक सिद्ध हुआ आगे चलकर, क्योंकि नए जो जर्मन सैनिक थे वो 4 साल से युद्ध लड़ रहे थे और वो थक गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। पर जो यूएसए सैनिक थे वो फ्रेंच एकदम फ्रेश थे, तो उसके कारण उन्हें बहुत फायदा हुआ था लड़ने में, अलाइज को बहुत फायदा पहुंचा इंग्लैंड और फ्रांस को। और अंत में यूएसए से उसे नए नए सैनिक मिलने लगे। तो 11 नवंबर 1918 को, तब तक बाकी सब देश भी सरेंडर कर चुके थे, जर्मनी के जो साथी थे, जो जैसे टर्की था, ऑस्ट्रिया था, तो जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया और इसी साथ युद्ध का अंत हुआ। तो अब हम आते हैं कुछ, क्योंकि ये वर्ल्ड वार वन जो था वो बहुत खास था, प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि कई नए नए हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जिनका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला खतरनाक हथियार था ट्रेंच वारफेयर। ये ट्रेंच वारफेयर क्या है? जमीन में गड्ढा खोदा जाएगा और जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें सैनिकों को रखा जाएगा हथियारों के साथ और लोग उसके अंदर छुप के रहेंगे और नज़र रखेगी कि जैसे ही दुश्मन दिखेगा उन्हें गोलियों से भून देंगे, मशीन गन उनके पास रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि इससे युद्ध स्लो कर दिया अलाइज ने और जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ। अलाइज ये जानते थे कि अगर युद्ध जल्दी लंबा जाएगा तो जर्मनी को नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने ये नीति अपनाया ट्रेंच वारफेयर का। उसके बाद एक और खतरनाक चीज़ जो था पॉइजन गैस। ये पॉइजन गैस आज भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, सब देश इस्तेमाल करते हैं और तब उसका शुरुआत हुआ था। जब युद्ध का शुरुआत हुआ तो जर्मनी का जो इंडस्ट्री था, गैस इंडस्ट्री, बहुत मॉडर्न था और उसने क्लोरीन गैस बनाया और ये गैस क्या था, सैनिकों को छुपा देता था युद्ध में, जिससे कि सैनिक तुरंत हमला कर देते थे और दुश्मनों को पता नहीं चलता था, इतना धुआं कर देते थे। तो इसे बहुत फायदा हुआ था जर्मनी को। फिर उन्होंने तोड़ भी निकाला अलाइज ने कि उन्होंने जो बोरिया थी, रैक्स थे, उन्हें पानी में भिंगा कर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कि उन्हें असर कम हो गया इनका। और फिर बाद में उन्होंने फॉस्फीन जैसे अपने हथियार बना लिए ये गैस के। उसके बाद टैंक्स, आपको मैं टैंक का फोटो दिखा देता हूँ जो वर्ल्ड वार वन के वक्त लड़ा गया था। ये एक टैंक का फोटो, अच्छा था उस वक्त का टैंक, आज के टैंक से एकदम अलग, हल्का सा मैच करता है पर उसके वक्त उतने मॉडर्न नहीं था। तो इस तरीके के कुछ अंग्रेजी टैंक थे जो युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे और ये बहुत असरदार साबित हुए थे कई युद्धों में, कैवलरी युद्धों में। तो ये था एक ब्रिटिश टैंक। और अभी आते टॉपिक पे। तो टैंक्स ने बैटल ऑफ कैम्ब्रिया और बैटल ऑफ एमिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था अलाइज के लिए। और इस युद्ध के बाद टैंक की लोकप्रियता बहुत बढ़ी, द्वितीय विश्व युद्ध में तो और बढ़ गई इसकी लोकप्रियता। फिर एक एयर वारफेयर भी था। अब क्या था कि राइट ब्रदर्स ने साल 1901 में इसमें उड़ान भरी थी। उसके बाद 10 सालों के अंदर ही अंदर बड़े पैमाने में देशों ने एयरक्राफ्ट के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे।
तो आपको मैं अभी एक पिक्चर दिखाता हूँ वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त का, जिसमें ये है एयरफोर्स का पिक्चर, अंग्रेजी एयरफोर्स। पीछे आप उसका एक प्लेन देख सकते हैं। तो ये थे उस वक्त के हथियार। तो उस वक्त उनके पास मिसाइल तो नहीं था, पर वो मशीन गन लगा के रखते थे प्लेन पे। प्लेन उड़ता था, उनमें मशीन गन लगे रहते थे। जैसे ही दुश्मन जहाज दिखेगा, मशीन गन से गोलियां निकलेगी। कुछ ऐसे थे उस वक्त के प्लेन, आज के प्लेन से एकदम अलग। और जर्मनी के पास भी इंटरप्टर गियर था। ये एक ऐसा प्लेन था जिसमें मशीन गन लगा रहता था, और जो भी सामने आ रहा था तुरंत तुरंत गोलियां चलने लगती थी। उसके बाद जर्मनी ने जपलिन्स को भी बनाया। ये भी उनके बहुत मॉडर्न थे, जो बॉम्बिंग करते थे। जो ये इंटरप्टर गियर था, ये गोलियां चलाता था, पर जो जेपलिन्स था वो रिहायशी इलाकों में बॉम्ब गिराता था, मिलिट्री बेस पे बॉम्ब गिराता था ये जेपलिन्स। उसके बाद अब मैन्ड ऑब्जर्वेशन बलून्स भी थे। ये आपने हॉट एयर बलून के बारे में सुना होगा, तो कुछ वैसा ही था ये कि 2 सैनिक रहेंगे हॉट एयर बलून पे, और वो दूर से सैनिक दुश्मनों पर नज़र रखेंगे, और उनके पास 2 मशीन गन रहेगा। तो इनका भी बहुत इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस जमाने में उतना रेडार सब था नहीं, तो इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद सबमरीन, ये बहुत बड़ा हथियार था युद्ध के वक्त। लुसिटेनिया वाला हादसा मैंने आपको बताया, तो उसमें एक सबमरीन नहीं गिराया था। तो जर्मनी की ताकत थी सबमरीन। जर्मनी मानता था कि अगर सबमरीन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 12 महीनों के अंदर इसे झुका देंगे कदमों पे ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन नेवी में नंबर 1 था। तो अगर ब्रिटेन को हराना था तो सबमरीन का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करना पड़ा था। तो आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर। तो उन्होंने क्या किया था, तो ये देखिए, ये आप पहले देखिए, ये सबमरीन और ये एक आर्म शिप। तो कैसा होता था कि ये जो जर्मनी के जो सबमरीन थे, ये शिप्स को रोकते थे। कोई भी शिप जो ब्रिटेन से आता था या जाता था उसे रोक लेते थे, जिससे कि ब्रिटेन को कोई मदद नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सबमरीन ने रोक लिया एक शिप को, और यहाँ से उतर के सैनिक जा रहे हैं उसे कस्टडी में लेने। वैसे ही हुआ लुसिटेनिया में, जब उन्होंने रोकने की कोशिश किया और जब पायलट्स माने नहीं शिप के, तो उन्होंने उस शिप को डुबा दिया और युद्ध में कूद गया यूएसए। तो ये सब कुछ थे कुछ बड़े बड़े हथियार। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूएसए का एंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो अगर यूएसए नहीं आता वार में तो ये बहुत बड़ा सच है, शायद जर्मनी जीत जाता वो युद्ध, अगर यूएसए उस युद्ध में नहीं आता तो। ये बहुत बड़ा सच है और सबने इस बात को माना है। तो अब इसका थोड़ा 100 साल पहले चलते हैं। 1823 में जेम्स मॉनरो नाम के इनके एक राष्ट्रपति थे यूएसए के, उन्होंने एक मॉनरो डॉक्ट्रिन निकाला था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि यूरोप जो है वो अमेरिका में नहीं इंटरफेयर करेगा, अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है, और जो अमेरिका है वो यूरोप में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब अपने अपने देश में खुश रहेंगे, कोई किसी और के घर में किसी और के मामले में नहीं घुसेगा। और इसके कारण लगभग 90 सालों तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ तब तक शांति बने रहा अमेरिका में। अमेरिका ने बहुत तरक्की किया इस अवधि में। तो कई कारण थे यूएसए के एंट्री के कारण के पीछे। पहला कारण था हाई, जो मैंने आपको बताया कि सबमरीन जो जर्मनी के करते थे रोक देते थे शिप को। तो उसके कारण जो यूएसए ने बोला कि हम लोग को बिजनेस करना है, हम लोग से ऑर्डर्स पूरे करने हैं, सप्लाई करना है, ऐसे हमारा इकोनॉमी डूब जाएगा। अगर जर्मनी रोक देगा यूएसए के सारे शिप को घुसने से, तो यूएसए के व्यापारी को बहुत नुकसान होगा, और यूएस अंत में उसकी अर्थव्यवस्था डूब सकती है यूएसए की। तो उसका डर था यूएसए के बड़े बड़े नेताओं में। अगला एक कारण था जो लुसिटेनिया का जो इमीडिएट कॉज था, जो मैंने आपको बताया कि डुबा दिया गया शिप को। तो उस शिप में कई बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उस शिप में, आम जनता के साथ साथ। तो ये खबर वहाँ की अमेरिकी प्रेस ने बहुत उछाला था, इस खबर को अमेरिकी प्रेस ने। उसके बाद एक और कारण था, वो था राष्ट्रवाद का कारण। मैंने आपको पिछली वीडियो में राष्ट्रवाद कितना बड़ा कारण है वो मैंने आपको समझाया था। इधर भी एक राष्ट्रवाद बड़ा कारण बना था। वो इसलिए क्योंकि जो यूएसए में जो लोग रहते थे वो अंग्रेजी मूल के थे, मतलब ब्रिटेन के लोग और जो अमेरिका के लोग थे वो एक ही रेस के थे, एक ही भाषा बोलने वाले थे। तो इसका एक था लोगों में कि अगर कि ब्रिटेन और जो थे वो एक ही इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो हम इंग्लिश बोलने वाले को सपोर्ट करें, ये वहाँ के लोगों में सेंटिमेंट था। और उसके अलावा एक और कारण था बैलेंस ऑफ पावर बैलेंस बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त का। क्योंकि अगर फ्रांस इंग्लैंड वो युद्ध हार जाए, अगर रशिया वो युद्ध हार गया, तो अकेला जर्मनी ताकत दुनिया का राजा बन जाएगा, जर्मनी का हर तरफ कब्जा आ जाएगा, दुनिया का एक लौटा ताकत के रूप में उभरेगा वो इस युद्ध से।
जो यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर आज वो यूरोप जीतेगा तो कल वो अमेरिका में नज़र रखेगा जर्मनी, ये लोगों का मानना था। और ये कई हद तक सही भी था, क्योंकि जर्मनी का यही प्लान था कि पूरी दुनिया जीतने का। उसके बाद और भी कई कारण थे। अमेरिकी जो बैंक्स थे उन्हें बहुत कर्ज दिया था इन देशों को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो उन बैंकों को डर लगने लगा था कि अगर ये युद्ध हार जाएगा ये देश युद्ध, तो बाद में इनका कर्ज कौन चुकाएगा, इन्होंने जो कर्ज दिया है। तो उन्हें अपना पैसा भी बचाना था युद्ध में। तो अब हम आ जाते हैं कि ये सब कारण थे कि यूएसए घुसा इस युद्ध में। अब यूएसए ने क्या किया युद्ध में, ये बताते हैं। अब 4 साल तक लड़ा युद्ध जर्मनी ने और डोमिनेट किया, पर 4 साल तक युद्ध लड़ते लड़ते जर्मनी थक गया था। जर्मनी का जो युद्ध था वो लिमिटेड था, और अमेरिका का युद्ध था वो युद्ध जो था, जो जवान थे वो बहुत सारे थे, वो जो युद्ध नहीं लड़े थे और बहुत फ्रेश थे, उनके रिसोर्स भी फ्रेश थे, जबकि जर्मनी के रिसोर्स बहुत पुराने हो गए थे और ख़त्म होने के कारण पे थे। बहुत फ़ायदा हुआ इससे इंग्लैंड को, क्योंकि अमेरिका के नए नए रिसोर्स जब आए वहाँ से, नए नए सैनिक आने लगे, तो जर्मनी के लिए बहुत सेटबैक बनाई है। फिर जब रशिया ने जब पीछे हटा था ईस्टर्न फ्रंट से, तो बहुत बड़ा झटका लगा था ये इंग्लैंड और फ्रांस को, तो उसका नुकसान को भी इसने पूरा किया यूएसए के आने से। उसके बाद ये जर्मनी ने ये भी बोला जो कि हमने जो बोला था कि इस 12 महीनों में हम कब्जा कर लेंगे इंग्लैंड में सिर्फ सबमरीन के दम पर, ये गलत था, क्योंकि हर रोज़ कई सैनिक आ रहे थे फ्रांस में यूएसए से, जो बहुत गलत कारण था हारने का इनका। जर्मनी बहुत हार गया, एक कारण ये भी था कि नए नए सैनिक हर रोज आते रहे, एक उधर मरता था उधर 10 सैनिक आते थे यूएसए से। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा है, अंतिम टॉपिक इस वर्ल्ड वार में, कि जर्मनी ये युद्ध कैसे हार गया। इतना ताकतवर देश जो शुरुआत में इतना आगे था इस युद्ध में, वो ऐसा क्या हो गया 5 साल में कि जर्मनी युद्ध हार गया। जर्मनी के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उसके पास, सारे मॉडर्न हथियार थे उसके पास, उसके लोग जो थे वो बहुत बड़े देशभक्त थे और कुछ भी कर सकते थे अपने देश के लिए, तब भी उठारा। मैं बताता हूँ कारण क्या है। पहला कारण, जर्मनी जो रिसोर्स था, अगर उसे कंपेयर करें इंग्लैंड फ्रांस के कंबाइंड रिसोर्सेज से और रशिया और यूएसए के, तो वो कम था, क्योंकि एकता में ही बल है। तो उधर वो सब एक थे, उधर जर्मनी अकेला था। ऑस्ट्रिया हंगरी सब थे पर उतने एडवांस नहीं थे। तो जर्मनी जानता था कि अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें नाउ और नेवर के हिसाब से लड़ना है। उनका स्लोगन था नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। तो अगर वो 1 या 2 साल में युद्ध जीतेंगे तो ज़्यादा तो उन्हें फ़ायदा होगा। पर जो अलाइज थे उन्होंने ट्रेंच वारफेयर अपनाया, युद्ध को स्लो कर दिया, जिससे जर्मनी को था उसका बहुत बुरी तरह फंस गया जर्मनी। फिर अगला कारण था मटेरियल शॉर्टेज। जर्मनी की कॉलोनीज बहुत कम थे, इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में जर्मनी की कॉलोनी कुछ थे ही नहीं, और इंग्लैंड के और फ्रांस की कॉलोनी से रॉ मटेरियल्स और सैनिक बहुत मिलते थे, जबकि जर्मनी को के पास उतने कॉलोनीज नहीं थे, कम ही रहता था, और उनकी नेवी भी उतनी ताकतवर नहीं थी जर्मनी की जो ब्रिटेन को रोक सके, ब्रिटेन को। उसके बाद और भी कई गलतियां कर दिया। एक बहुत बड़ा गलती उसने किया उनके स्पाइज ने। 1917 में क्या हुआ था, एक रिवॉल्ट हो गया था, म्यूटिनी हुआ था आर्मी में फ्रांस की मई के महीने में, और एक महीने तक ये विड्रो चला था सेना में, फ्रांस की सेना में। और इस विड्रो में क्या हुआ था कि सैनिकों ने बोला था कि हम जर्मनी पर और अटैक नहीं करेंगे, हम फ्रांस को बचाएंगे पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस म्यूटिनी को क्रश भी कर दिया गया, पर जर्मनी के स्पाइस इतने कमज़ोर थे, उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें भनक तक नहीं लगे कि इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया और उसे दबा भी दिया गया। उसके बाद जो थे जनरल्स की काबिलियत ऐसी थी, जो जर्मनी के जो जनरल्स थे वो थे लुडेनड्रॉफ और फिर हिंडनबर्ग। वो जनरल जो थे उतने ज़्यादा तेज तरार दिमाग के नहीं थे कि तुरंत फैसला ले सके, तो स्लो थे। जबकि जो मार्शल फोर्स और जनरल वेगन थे, ये अलाइड कमांडर्स जो थे, ये इतने काबिल थे कि ये अपनी मीटिंग में एक फाइल तक नहीं लेके जाते थे, सब कुछ इनके दिमाग में था। दूसरा एक गलती जर्मनी ने ये किया, जर्मनी, और मैंने पिछले वीडियो में एक मैप दिखाया था यूरोप का, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि रशिया बहुत बड़ा देश है, आज भी बड़ा है और पहले तो और बड़ा था, और जर्मनी उसके सामने कुछ भी नहीं था उसके एरिया में कंपेयर करें। तो रशिया अगर डिफेंस में लड़ेगा तो रशिया को फायदा होगा, पर जर्मनी अगर डिफेंसिवली लड़ेगा युद्ध तो जर्मनी को नुकसान होगा, क्योंकि जर्मनी उतना बड़ा एम्पायर नहीं था और अभी भी उतना बड़ा नहीं है। तो इसने जर्मनी ने गलती किया कि अंतिम 2 सालों में जर्मनी ने
डिफेंस के हिसाब से यूज ले रहा, डिफेंस किया अटैक की जगह। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था उसके हिसाब से। और एक और बड़ा कारण था लीडरशिप का। क्या था कि जो टैलेंट था, मेरिटोक्रेसी, मेरिट जो था वो ओपन था, पूरी तरह से खुला हुआ था सबके लिए इंग्लैंड और फ्रांस में। और वहाँ के लोग जो थे खुद के दम पर अपनी मेहनत से बनते थे नेता। जैसे कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, वो व्यक्ति एक आम घर में पैदा हुए थे, एक आम गांव से थे। वही उनके जो मार्शल थे वो एक आम सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू किए थे। उनके जो नेवी के इंचार्ज थे वो एक रेलवे मैन था अपने करियर के शुरुआत में। फ्रांस को भी जॉर्ज क्लेमेंटो के रूप में बहुत अच्छा नेता मिला था जो उन्हें हिम्मत देता था। और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था दैट आई शैल फाइट इन फ्रंट ऑफ पेरिस। मैं पेरिस के आगे लड़ूंगा, मैं पेरिस के बगल में लड़ूंगा, मैं पेरिस के पीछे लड़ूंगा, पर मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। उसके बाद यूएसए ने भी एंट्री किया, जो जर्मनी के बहुत बड़ा सेटबैक बना। यूएसए के घुसने से, मैं आपको समझाया हो अभी कि कैसे यूएसए के घुसने से जर्मनी को झटका लगा। उसके बाद जो जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के लीडर्स थे वो जन्मजात के नेता थे, मतलब कि उन्हें फैमिली ट्रेडिशन के तौर पर ये पद मिला था। मेरिट से ज़्यादा उनके पास फैमिली का बैकग्राउंड था जो बहुत बड़ा नुकसान बना था। तो ये सब थे वो कारण जिसके। और अब हम खत्म कर लिए अपना वर्ल्ड वार 1। अगले वीडियो में हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।